तेजिंदर ओए चार ही देंगे सीधे रखो। तेजिंदर मैं कैश फ्लो रिवाइज करा रहा हूँ शुरू से, बेसिक से भी सारा। तेरे को करना है कुछ और, अगर वो आता है तो कुछ और पकड़ा दूंगा, हम सैंपल पर पकड़ा दो। ठीक है मैं तुम इससे के साथ मिलके क्वेश्चन करते हैं, मिलके साथ मतलब दोनों को बात कर लेना कौन से, उसको भी वो कैश फ्लो का क्वेश्चन कर रहा है इस पेपर में से, तुम भी इसमें से पहले कैश फ्लो का क्वेश्चन ही कर लो, फिर दूसरे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है जी, सबका सेम रहेगा। चलो जी प्लीज़ रजिस्टर में हेडिंग देंगे, CFS अपने हेडिंग दे दी, ऑलरेडी हम 2-3 बारी पढ़ चुके हैं, इसके बाद तो बस फिर अगले साल की ऑप्शन है, इसके बाद अब रिपीट नहीं हो सकता, अभी भी किसी को नहीं आएगा, 2-3 बारी मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। देखेंगे जी, सबसे पहले हम कैश फ्लो में बात करते हैं, कितनी एक्टिविटीज होती हैं, कौन कौन सी, कौन सा 3 एक्टिविटीज हो गई जी, कौन सा इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अच्छा जी, फिर इसमें हमारे पास ये मेथड कौन सा होता है, इनडायरेक्ट मेथड, ये एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछ सकता है, या आपको लिखा हुआ आ गया कंफ्यूज हो जाए जी, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। 2 मेथड होते हैं कैश फ्लो के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सीधे डायरेक्ट मेथड हमारे CBSE के एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट मेथड सिर्फ आपके प्रैक्टिकल के लिए था, वो हो चुका, हमें अपने बोर्ड एग्जाम में इनडायरेक्ट मेथड ही पढ़ना है। तो अगर मैं आपको इसको शुरू से बताऊं फटाफट से, तो हमने देखा था जी 3 एक्टिविटीज होती हैं, ये आ रहा है कैमरा में ठीक ना। पहली एक्टिविटी कौन सी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ठीक है जी। ऑपरेटिंग को हम अभी साइड रखते हैं, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की बात करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को सॉल्व करने के लिए हमने देखा था, अगर हम 2 शब्द याद कर लें तो सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इजी हो जाएंगी। वो कौन से 2 शब्द थे, नॉन करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, लैंड, बिल्डिंग, प्लान, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, ये अगर इसमें से कोई भी चीज है तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट का मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग के अंदर ही आपको मिलेगी, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप इसे बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई जी। तो ये इनमें से अगर कोई भी वर्ड मिल गया तो आपको वो पता चल गया जी कौन सी एक्टिविटी है वो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में आते हैं, फाइनेंसिंग में मेरे पास वर्ड यूज होते हैं शेयर, डिबेंचर और लोन। हाँ जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में शेयर्स आएगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कुछ भी हो सकता है ना, एक इस शेयर का मतलब है मेरी कंपनी ने शेयर्स इशू करे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे शेयर्स का मतलब है हमारी कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे, पैसा इन्वेस्ट करा, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो। लॉन्ग टर्म तो भाई लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म अलग ही होता है, शॉर्ट टर्म तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में जाता है। समझ में आ गई। अब देखो ये मैं कहता हूँ सक्सेस पॉइंट लिमिटेड, तो एक कंपनी का नाम हो गया, अगर सक्सेस पॉइंट लिमिटेड अपने शेयर्स इशू कर रहा है तो कंपनी ने पैसा रेज करा, सक्सेस पॉइंट लिमिटेड ने पैसा रेज करा ना, लोगों से पैसा लिया, तो वो कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। सक्सेस पॉइंट लिमिटेड ने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे, इन्वेस्टिंग। कहानी समझ में आ गई। हाँ जी फोन रख दे, तो सही रख दो, ये चिट चैट बाद में करना। हाँ जी, शेयर, डिबेंचर और लोन, ये यहाँ पे 3 वर्ड आ गए मेरे पास। अब हमारे पास एग्जाम में बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, एक ही बात है। अगर इनमें से कोई भी शब्द मिल रहा है तो वो कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। ठीक है जी, ये सामान हमने ऑलरेडी बहुत बारी लिखा हुआ है, सारे नोट जो मैं अभी लिखने वाला हूँ मेरी बुक में भी कॉपीड है, तो किसी को अगर लिखना हो तो साथ साथ लिख लेना, नहीं तो मैं रब करता जाऊंगा, और नहीं भी लिखना हो तो चलेगा, ऑलरेडी पहले भी लिखे हुए और मेरी बुक में भी है। फिर वो किसी कोई पहली बारी कर रहा हो तो वो लिखना चाहे अपनी सहूलियत के हिसाब से साथ साथ लिख सकता है समझते हुए। हाँ जी, ये मेरे पास हो गया। अब यहाँ पे 2 और स्पेशल शब्द हमने पढ़ने हैं। 2 स्पेशल शब्द कौन से होते हैं, अगर मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो मुझे उसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा, या किसी को लोन दिया टाइप तो मुझे उसके ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर मेरे पास आएगा जी डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव।
ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी मेरी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बात समझ में आ रही है? कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इधर आ जाते हैं जी फाइनेंसिंग में। अगर मेरी कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, डिविडेंड पे कर रही है और इंटरेस्ट पे कर रही है, तो ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। कोई डाउट? इतनी बात सभी को समझ में आती है? अगर आपको ये बातें क्लियर हो गई तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपके लिए बहुत इजी होने वाली है। क्लियर? आगे आ जाएं जी। ठीक है मंथन, समझ में आ रही ना बात? अब अपने अपने रजिस्टर में या बुक में फॉर्मेट खोल लो फटाफट से, मैं ऑपरेटिंग समझाऊंगा। हमने समझ रखा है बहुत बारी, टीएस ग्रेवाल में भी है, नहीं तो मेरे वाली बुक खोल लो, पेज नंबर 100 के आसपास है शायद। कितने पे है? 101 पे है। सारा फॉर्मेट एडजस्टमेंट सब कुछ वहाँ लिखी हुई है। ये तो रहा गया, पीछे गया, देखिए पीछे गया फॉर्मेट इधर है। चलो अब इधर देखेंगे, ध्यान से समझेंगे जी प्लीज। मुंडी ऊपर। अब जब हमने इन्वेस्टिंग बनाया ये या बनाया, तो जब मैं इन्वेस्टिंग बनाऊंगा तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो क्या बोलेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम। नेगेटिव होगा तो कैश यूज्ड इन। सेम अप्लाइज हियर। ठीक है जी, यहीं पे आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं उस पे ऑपरेटिंग में, जो कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसको रटना पड़ता है थोड़ा सा। कुछ कुछ हम समझा सकते हैं, बाकी रटना पड़ता है। देखो जी, सबसे पहले हमें यहाँ वर्ड क्या लिखते हैं? एनपीबीटी। एनपीबीटी की फुल फॉर्म सबको फॉर्मेट में दिख रहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये एनपीबीटी कैसे आता है? बुक में लिखा हुआ है, अगले पेज में लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। एनपीबीटी में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सरप्लस। सरप्लस में याद करो, इतनी स्पीड से करा दूं ना, बहुत स्लो भी नहीं है और बहुत फास्ट भी नहीं है, मतलब सब हमने ऑलरेडी आता, पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा 3 घंटे में। तो देखो जी, सरप्लस में हमारे पास 4 चीजें ऐड होगी। ये आपकी शाही चेयर। सरप्लस में 4 चीजें हम ऐड करते हैं। वो 4 चीजें कौन सी है जी? पहला तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व होता है, या और भी कोई मेरे पास रिजर्व है तो प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। हाँ जी, वेरी गुड। बात समझ में आ गई? सरप्लस में 4 चीजें ऐड करते हैं, जनरल रिजर्व, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। इन चारों चीजों को मैं प्लस कर देता हूं तो मेरा क्या आ जाता है? एनपीबीटी। क्या जरूरी है हर क्वेश्चन में चारों होती हैं? नहीं। किसी में एक भी नहीं होती, किसी में 2 होती हैं। जो होगी वो लिख देंगे, नहीं होगी नहीं लिखेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड या टैक्स मेड, मैं आपको सारी एडजस्टमेंट भी करा दूंगा, पूरा का पूरा रिवाइज करा दूंगा ये। हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई? ये मेरे पास एनपीबीटी आ गया जी। वापस यहाँ पे आ जाते हैं, एनपीबीटी सॉल्व कर लिया। अब फॉर्मेट में देखो जी, अगली हेडिंग क्या होती है? ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके अंदर आप नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं या माइनस? प्लस करते हैं। जैसे कि जितने भी लॉसेस होते हैं, हमने पढ़ा था ना हमारा इनडायरेक्ट मेथड है तो हम रिवर्स चलेंगे जी। जैसे कि कौन से लॉसेस हो गए मेरे पास? डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। मूव वन, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क सारे आ जाएंगे। रिटर्न ऑफ का मतलब अगर वो कम हो रहे हैं, मंथन सारे नुकसान प्लस कर रहे हो आप। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन सेल। किसी एसेट को बेच रहे हो तो लॉस हो गया तो उसको आप क्या कर देंगे? प्लस। ठीक है जी, कोई परेशानी? नुकसान प्लस कर दिए, और अगर कोई फायदा होगा तो उसको क्या कर दोगे? माइनस। इसके लिए हमने एक वर्ड याद करा था, ड्रिप। डी मतलब डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल। सबका सब लिखा हुआ है बुक में, हमारी दिख रहा है फॉर्मेट में आपको। डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। नुकसान मैंने प्लस कर दिया और प्रॉफिट को मैंने क्या कर दिया? माइनस। अब जो प्लस माइनस करके आएगा उसे क्या बोला हमने? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल में सीए और सीएल आना था, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आना था? ऐड में मेरे पास डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इसका अपोजिट मेरे पास माइनस हो गया, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। जो प्लस माइनस करके आया उसे हम क्या बोलते हैं? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से टैक्स पेड आप क्या कर देंगे? माइनस। तो मेरा ऑपरेटिंग का आंसर आ जाता है जी। ऑपरेटिंग का आंसर आ गया, कोई परेशानी? बोल क्या, उसकी बात नहीं कर रहे।
चेंजेस मतलब जो नॉर्मल फॉर्मेट के अलावा हम अभी कुछ बात नहीं कर रहे, सारी बात करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई परेशानी? अगर लॉस ऑफ मशीनरी बाय थेफ्ट या ऐसे कुछ आता है तो वो कैश फ्लो में नहीं आएगा? वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं तो आता था। ठीक है। हाँ जी, बात समझ में आ गई? कोई परेशानी? ये मोटा मोटा से इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कुछ हमारे पास ऐसी चीजें होती हैं जो दो दो जगह पोस्ट होती हैं और एग्जाम में मुझसे 1 मार्कर इसका क्वेश्चन आएगा 6+2, 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन, एक एक नंबर के 2 थ्योरी के क्वेश्चन। थ्योरी के क्वेश्चन में ये भी हो सकता है डिफाइन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है? कैश फ्लो स्टेट कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का टाइम लिमिट कितना होता है? 90 दिन, 100 दिन, 180 दिन, सब पढ़ा हुआ है ना हमने। अच्छा जी, या कुछ भी पूछ लेगा बताओ ये कौन सी एक्टिविटी है, तो मैं भी प्रैक्टिकल पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ। एक्टिविटी भी आपको आएगी। अब जैसे कि ध्यान से सुनेंगे, हमने जब इंटरेस्ट पेड देखा, इंटरेस्ट पेड जी आपने इधर भी लिखा है और इधर भी मैंने बोला था नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में प्लस करना नुकसान में। बट अगर थ्योरी में पूछ ले तो इंटरेस्ट पेड एक्टिविटी कौन सी है? फाइनेंसिंग। समझ आ गया जी? पक्का लिख दो जगह रहे हैं लेकिन एक्टिविटी फाइनेंसिंग। इसी तरह से अगर इंटरेस्ट रिसीव बोलेगा तो इंटरेस्ट रिसीव कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। देखो जी ये रहा और यहाँ पे ड्रिप में हमने माइनस किया इंटरेस्ट रिसीव, बट एक्टिविटी कौन सी है? समझ में आ गई? कोई परेशानी? इस तरह की और भी चीजें हमें धीरे धीरे मिलेंगी। आगे प्रोसीड करें। अब मुझे एंड में क्या करना होता है, हमने सपोज पूरा क्वेश्चन कर लिया, इसके आंसर को क्या बोलते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, यूज्ड या फ्लो ए बी सी। एंड में तीनों को ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, तो जो आंसर आएगा उसे आप क्या बोलते हो? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स या नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश। गलत बोल गया मुझे, सही है। हाँ, उसमें प्लस करते हो ओपनिंग कैश और कैश का, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग क्या करते हैं? प्लस। अब मुझे पता होना चाहिए कैश और कैश इक्विवेलेंट में एग्जांपल कौन कौन से आते हैं भाई? कौन कौन से आते हैं? कैश एंड हैंड, कैश एंड बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको कुछ इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वैसे तो हमने बहुत सारा काम ऑलरेडी रजिस्टर में लिखा हुआ है, ये रही यहाँ पे है इसके एग्जांपल। यहाँ पे एक एग्जांपल और ऐड कर लें, ट्रेजरी बिल, और एक और मैंने क्या बताया था? कमर्शियल पेपर्स। यहाँ पे 2 और वर्ड ऐड कर लें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा है, करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है, कमर्शियल पेपर्स, वो भी शायद आएगा इसमें 90 दिन के अंदर होगा। हाँ जी, हो गया। मतलब बात समझ आ रही है जी? आगे प्रोसीड करते हैं। अब ये जो 4 एग्जांपल ऑलरेडी हमने बुक में लिखे हुए, मेरी वाली बुक में, वो 4 कौन से सुनेंगे? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का एक और नाम हो सकता है करंट इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान से सुनेंगे, ये सारी की सारी करंट एसेट्स है। हाँ जी मुंडी ऊपर, ये सारी क्या है मेरी? करंट एसेट्स। तो जब आप ऑपरेटिंग बनाएंगे ना, तो यहाँ पे जब करंट एसेट्स आएगी तो यहाँ पे उनको लिखना है नहीं लिखना? नहीं लिखना। वो करंट एसेट्स तो हैं, बट हमने उनको क्या ट्रीट किया? कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। वो हाईली लिक्विड है। करंट एसेट्स वो होते हैं जी जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कैश और कैश इक्विवेलेंट्स 3 महीने या 90 दिन के अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो हाईली लिक्विड हो गए ना, तो उसको यहाँ ना लिख के वो एंड में चले जाते हैं। मतलब भूमि कंफ्यूज नहीं होगी कि अगर करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है तो वो यहाँ आएगा या नीचे आएगा, तो वो कहाँ आएगा? कैश फ्लो में, एंड में। अगर आपको सिर्फ ऑपरेटिंग बनाने को आया, सिर्फ क्या बनाने को आया? ऑपरेटिंग, तो कैश इन हैंड का कोई काम है? नहीं। करंट इन्वेस्टमेंट का कोई काम है? इन्वेंट्री का कोई काम है? गंगा में हाथ धोई जाओ, इन्वेंट्री तो इधर ही आएगा, करंट एसेट्स है। समझ आ गई बात? वो 4-5 एग्जांपल ही अलग है, बाकी तो सारे करंट एसेट्स ही रहने वाले। डन, प्रोसीड करें आगे। इतनी बात समझ में आ गई भाई? अच्छा जी, ये हो गया ये और अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं, इसको रफ कर देना। अब हम आ जाते हैं जी इसके गोल्डन रूल पे। इस चैप्टर में मैंने गोल्डन रूल आपको बताया था, वो अगर मैं दोबारा समझा देता हूँ। अच्छा, हर एक्टिविटी में 2 चीजें होती हैं भाई, इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब पैसा, आउटफ्लो का मतलब पैसा। इनफ्लो प्लस होगा या माइनस? और आउटफ्लो माइनस। ठीक है, अब देखते हैं जी, हमारे पास एक गोल्डन रूल है, एसेट्स का एक गोल्डन रूल था
अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है यानी कि बढ़ रही है तो आप इसको कैश फ्लो में क्या मानेंगे? आउटफ्लो, यानी कि क्या करेंगे? माइनस। अगर ये डिक्रीज हो रही है, घट रही है, तो इनफ्लो, यानी कि कैश फ्लो में क्या होगा? प्लस। इसको याद रखने का आसान तरीका, एसेट्स की जो रूल है हमारा, एसेट्स के साथ अपोजिट डायरेक्शन, इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं इसको? इनवर्स रिलेशनशिप हो गया ना जी। अगर एसेट बढ़ रही है तो आप कैश फ्लो में माइनस कर दोगे, और एसेट घट रही है तो कैश फ्लो में प्लस। ठीक है। अब बड़े सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर ये क्या रूल, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दो तरह के होते हैं, सभी जगह एप्लीकेबल है? यस, पूरे चैप्टर में एप्लीकेबल है रूल। आपको 8 नंबर लाने इस चैप्टर में बेहद आसान है अगर आप ध्यान से समझ के करेंगे तो। अब नॉन करंट एसेट्स कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। और करंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मुझे बताइए यार, ये ऑपरेटिंग में जाएगा, ये इन्वेस्टिंग में जाएगा। अब मुझे सिर्फ यही देखना है कि जी वो बढ़ रहा है तो क्या कर दोगे? माइनस, और घट रहा है तो प्लस। एक्टिविटी तो समझ में आ गई मुझे? हाँ जी, ठीक है। अब गुरजोत मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन बताएगा। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस। अब इसमें शेयर वर्ड लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट वर्ड भी लगा हुआ है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी है? क्यों? शेयर वर्ड तो फाइनेंसिंग में भी आता है, फाइनेंसिंग हो गया। हाँ जी, इन्वेस्टिंग होगी भी, क्लास के शुरुआत में तो समझाया था नलायक को, गिवन ही एसेट साइड है वो। फाइनेंसिंग वाले शेयर तो कम आ रही ना, फाइनेंसिंग वाले शेयर की अगर शेयर है फाइनेंसिंग में, वो नहीं, फाइनेंसिंग नहीं, लायबिलिटी में, तो वो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। एसेट्स के अंदर है तो कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। अभी तो समझाया था, यानी कि मैंने पैसा इन्वेस्ट करा। ठीक है जी, हाँ जी सर, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी लायबिलिटीज पे। लायबिलिटीज का जो रूल है ना जी, सेम डायरेक्शन है। लायबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस, और घट रही है तो याद रखने का आसान तरीका, एसेट्स का रूल अपोजिट डायरेक्शन, लायबिलिटी का रूल सेम डायरेक्शन। लायबिलिटी बढ़ रही है तो और घट रही है तो ठीक है। अब चाहे वो कोई भी लायबिलिटी हो, कोई भी से मतलब चाहे वो नॉन करंट लायबिलिटी हो या करंट लायबिलिटी हो, ये बताएगी रिद्धि। नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है, कौन सी एक्टिविटी में जाएगी? सो ये जाएगी इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। लायबिलिटी किस में जाएगी? फाइनेंसिंग। जैसे कि इस लायबिलिटी में क्या क्या हो सकता है? डिवेंचर, ठीक है जी, डिवेंचर होगा, लोन होगा, शेयर्स होंगे। और अगर करंट लायबिलिटी है जैसे कि क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स पेएबल, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गई? ऑपरेटिंग। रूल तो यही रहने वाला है। बात समझ में आ रही है? खुशी, चले आगे। हाँ जी, चले जी आगे प्रोसीड करते हैं। 2 मिनट रिकैप मारते हैं। रिमझिम बताएगी, रिमझिम एनपीवीटी में कौन सी 4 चीजें प्लस की थी? मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है जी, इंटरिम डिविडेंड अभी बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? मैं सारी चीजें समझाऊंगा। डन, आगे प्रोसीड करें। बेसिक सा सबको आइडिया मिल गया? अच्छा जी, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं जी इसकी एडजस्टमेंट से। ऊपर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने एनपीवीटी लिखा। एनपीवीटी में पहली आइटम आती है सरप्लस। यहीं से ड्रामे शुरू हो जाते हैं बहुत बारी क्वेश्चन में। बैलेंस शीट गिवन होती है, चीजें उठा के आपको फॉर्मेट के अंदर डालनी है। मैं बार बार समझा रहा हूँ, जिन बच्चों का थोड़ा सा वीक है सब्जेक्ट ये वाला, और अगर उनको पूरा क्वेश्चन भी नहीं आता, तो जितना आता है उतना अटेम्प्ट करें। आपको अकाउंट्स में स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। कैश फ्लो टैली नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, जितना आपने ठीक किया होगा उसके नंबर तो मिलेंगे। तो क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं है, और गंद नहीं मचा के आना पेपर में, खुला खुला साफ सुथरा सा करके आना है। स्पेशली वो बच्चे जिनको पूरा नहीं आता होगा, क्योंकि जिनको पूरा आता होगा उसका तो एग्जामिनर आंसर भी मैच कर लेगा। जिसको पूरा ही नहीं आता, जिसने आधा अधूरा कुछ कुछ लिखा हुआ, उसको थोड़ा एग्जामिनर को ध्यान से देखना पड़ेगा कि कितने स्टेप्स ठीक है, उसके स्टेप्स के हिसाब से मार्क्स देगा। उसमें तो खिचड़ी पकाया होगा तो वो सारा कट कर देगा। सबसे पहली एडजस्टमेंट आती है जी हमारे पास सरप्लस की। गुड इवनिंग। हमारे पास 2021 है और 2020 है जी, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। सरप्लस गिवन है जी, पॉसिबिलिटी नंबर 1। यहाँ पे मेरे को गिवन है 1 लाख,
और यहाँ पे गिवन है 150। ठीक है जी, मतलब लास्ट ईयर जो मेरा प्रॉफिट था वो कितना था 1 लाख, करंट ईयर में कितना हो गया है 150। तो बताएंगे जी हमारा सरप्लस में कितना लिखेंगे 50,000। हाँ भाई सब में गए मंथन पार्टी, ठीक है। अब अगला ले लेते हैं जी, जिसको नोट करना हो ये साथ साथ कर लेना, नहीं तो ये मेरी वाली बुक में दिख जाएगा फॉर्मेट के शायद अगले पेज के ऊपर ही लिखा हुआ है ये। हाँ जी कौन बताएगा इधर से, ये रिचा शर्मा जो भी हो। माइनस में 50,000। माइनस में 50 क्यों भाई, पहले भी लॉस था अभी भी लॉस है, पिछले साल 1 लाख का लॉस था अभी 1.5 लाख का लॉस हो गया तो 50,000 का नुकसान हो गया। यहाँ जैसे पिछले साल 1 लाख का फायदा था अभी 150 का फायदा तो 50 प्लस हो गया। अगली पॉसिबिलिटी भाई किसी को कोई डाउट हो ना साथ साथ पूछ लेना, टेस्ट के टाइम का कोई ड्रामा नहीं चलेगा। हाँ जी अभी बताएं 250 पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव 250 नेगेटिव बहुत बारी हमने किया हुआ है। अब किसी को नहीं समझ में आया तो समझ लो भाई आखिरी बारी, ये 1 लाख था यानी कि लास्ट ईयर साल की शुरुआत में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था, साल खत्म हुआ तो 1.5 लाख रुपए वो तो कर्जे में था, सिंपल लेमन भाषा में यानी कि नुकसान था। तो पहले तो उसने 1 लाख ही गवाया होगा, 1 लाख गवाया तो जीरो पे आ गए, नो प्रॉफिट नो लॉस, 1.5 लाख और डुबो दिया तो टोटल कितना नुकसान हो गया। समझ आई, मैंने पहले बात आपको नंबर लाइन पे भी समझा रखी है जो पहले कही थी, अभी सबको समझ आ गई। हाँ जी ये लो बचपन वाला तरीका, ये नंबर लाइन है। अब जब साल शुरू हुआ तो वो 1 लाख रुपए प्लस में था, जब साल खत्म हुआ तो वो 150 माइनस में था, तो ये नालायक कैसे जा रहा है, पहले जीरो पे आया, यहाँ पे आया होगा ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, साल वहां से शुरू हो गया खत्म तो 1 लाख चला गया, फिर 1.5 लाख ये गया तो टोटल 250 गया। डन। एक और तरीका भी समझाने का वो मैं नहीं समझा रहा, हाँ वही कह रहा हूँ, मुझे पता है फिर ज्यादा हो जाएगा गुरजोत के लिए। हर चीज कई तरीके सारे तरीके से समझी जा सकती है। हाँ जी अब ये 250 पॉजिटिव, 250 पॉजिटिव, नमित भाई समझाएगा कैसे 250 पॉजिटिव। 1 लाख माइनस में था, 1.5 लाख हो गया प्लस, तो पहले 1 लाख, पहले 1 लाख उसने कमाया होगा नो प्रॉफिट नो लॉस में आने के लिए, फिर 150 और कमाया होगा तो टोटल कितना कमाया उसने 250, तो सरप्लस कितना लिखेंगे आप 250। ठीक है जी ये खत्म, इसमें कोई डाउट, अगली एडजस्टमेंट पे आ जाओ, मिलके जिसको लिखना था लिख लिया और नहीं तो बुक में दिख ही रहेगी। कितने पेज नंबर पे है 102 पे। डन जी। अच्छा जी अगली एडजस्टमेंट में आपको समझाता हूँ इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जी, ध्यान से समझेंगे। 2021 2020 1 लाख 150 10% डिबेंचर। मुझे मंथन जी बताएंगे जी इसमें क्या करना है। मंथन जितना आपको आता है क्वेश्चन लिखा हुआ उतना बताओ थोड़ा सा। सर अमाउंट 50,000 जाएगा, कहाँ जाएगा फाइनेंसिंग में, फाइनेंसिंग में, और इंटरेस्ट का कुछ करना है। इंटरेस्ट पे करना हाँ। तो वो भी फाइनेंसिंग में जाएगा। किस इंटरेस्ट किस अमाउंट पे निकालूंगा, इंटरेस्ट किस पे निकालूंगा। देखो जी ये 1 लाख लिखा है 1.5 लाख लिख रहा है, दिख रहा है दूर से, ये 10% इंटरेस्ट लिखा है। ध्यान से समझेंगे। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। अभी ये 50,000 तो फाइनेंसिंग में प्लस होना ही होना है, ये बात तो पक्की है, हम उस पर बात नहीं कर रहे। 50,000 तो 50,000 फाइनेंसिंग में प्लस होना ही होना है। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, इंटरेस्ट की। पॉसिबिलिटी नंबर 1, क्वेश्चन साइलेंट है जी, तो अब इंटरेस्ट कौन से बैलेंस पे निकालेंगे, ओपनिंग पे। तो 1 लाख का 10% 10,000, 50,000 तो जाना ही है, बार बार कह रहा हूँ 10,000 सीख रहा है हमने नई चीज। तो 10,000 कहाँ कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। ठीक है, ये इंटरेस्ट पेड है, ये इंटरेस्ट रिसीव है, एक्टिविटी कौन सी है ये, समझ आ गई बात। अच्छा जी दूसरी एडजस्टमेंट, क्वेश्चन में कहता है डिबेंचर्स आर इशूड
डिबेंचर इशू हुए 1 अप्रैल 2020 को। मोहन, डिबेंचर इशू हुए 1 अप्रैल 2020 को, यानी कि डिबेंचर कब इशू करे हमने? साल के शुरुआत में या एंड में? स्टार्टिंग में, पहले ही दिन इशू कर दिए। ये भूमि दिख रहा है, डिबेंचर इशू हुए 50,000 के डिबेंचर बढ़ गए। ठीक है जी, कब बढ़े? साल के शुरुआत में। तो आपने पूरा साल कितना पैसा यूज किया? 150। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट 150 का 10% कितना हो गया? 15,000। ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में। थर्ड एडजस्टमेंट कुछ पूछना है? डिबेंचर्स आर इशूड ऑन 31 मार्च 2020। मयंक और तेजिंदर, बीच बीच में तुम्हें लगे तुम्हारे काम की चीजें देख सकते हो जो तुम्हें अगर नहीं आती तो। डिबेंचर्स आर इशूड ऑन 31 मार्च 2021। 1 लाख पे। डिबेंचर इशू हुए कब? साल के आखिरी दिन। भाई तो आपने, मैंने इससे तेजिंदर से, क्या नाम है इसका, जपनीत से मैंने उधार ले रखे थे 1 लाख रुपए। 31 मार्च को इससे मैंने 50,000 और उधार ले लिए, तो 31 मार्च को दिखाएगा तो मेरी लायबिलिटी 1.5 लाख ना, मेरा अकाउंटेंट की 1.5 लाख रुपए उधार हो गई थी। लेकिन जो साल के आखिरी दिन लिए, क्या उस पे इस साल का इंटरेस्ट देना है? तो नेक्स्ट ईयर की बात होगी ना। तो इस साल तो मैंने कितना पैसा थ्रू आउट द ईयर यूज किया? 1 लाख। तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 1 लाख। 1 लाख का 10% फॉर द होल ईयर 10,000। ठीक है अंशिका, तो ये मेरी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। कितनी जगह लिखूंगा? कहाँ पे? ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। अगली पॉसिबिलिटी बताऊं? ये समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, डिबेंचर्स इशू करे हैं 30 सितंबर 2020 को। मुझे दिख रहा है डिबेंचर 50,000 के बढ़ रहे हैं, लेकिन कब बढ़े? 30 सितंबर में। तो अगर मैं इस बात को आपको फिर से नंबर लाइन पे बताऊं गुरजोत के लिए, तो देखें जी, साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 20 को। गुरजोत भाई यहाँ पे डिबेंचर मेरे पास 1 लाख रुपए के थे। साल जब खत्म हुआ यानी कि 31 मार्च 21 को तो 150 के थे, और मैंने इशू कब किए? 30 सितंबर को। तो यहाँ से यहाँ कितना टाइम हो गया? 6 महीने। यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 6 महीने। तो 6 मंथ्स मैंने कितना पैसा यूज किया? 1 लाख। और रिमेनिंग 6 मंथ्स कितना यूज किया? 150। समझ में आई बात? यहाँ पे 50,000 प्लस की ना द्रोण, तो 1 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स एंड 1,50,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स। ये आ जाएगा जी टोटल। ये जो भी टोटल आएगा वो कहाँ जाएगा? कोई डाउट? पक्का? देखो इसको समझ लो 2 मिनट, फिर मैं 2 मिनट बाद अभी कौन सा? थर्ड। थोड़ा सा तो स्पेस छोड़ के रखना उसको। डिबेंचर इशू के 31 मार्च 21 को, यानी कि साल के आखिरी दिन। आपके पास पूरा साल 1 लाख था, साल के आखिरी दिन आपने 50,000 और उधार ले लिए, तो क्या उसका इंटरेस्ट इस साल जाएगा? अगले साल जाएगा ना। तो मैंने इस साल तो 1 लाख रुपए ही यूज करा है। समझ में आ गई? कोई परेशानी जी? चलो 2 मिनट दे रहे हैं आपको, फिर मैं भी अगली एडजस्टमेंट कराता हूँ। चलिए जी आगे आते हैं। अरे नोट कर तो रखा रहती का कितनी बारी बुक में लिखा हुआ है। सुनेंगे जी, अगली एडजस्टमेंट पे आते हैं। हमने इंटरेस्ट देख लिया, बोनस इशू। बोनस इशू का एक क्वेश्चन सैंपल पेपर में भी था शायद, है ना? आपने मेरे से पूछा था, तो ध्यान से करना है। बोनस इशू और बायबैक दो अलग अलग चीजें होती हैं, रेशियो चैप्टर में कंफ्यूजन हो जाती है। बोनस इशू और बायबैक का क्वेश्चन आ गया तो ध्यान से इसको करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन में अगर डेटा गिवन है, ध्यान से देखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल ये है 15 लाख रुपए, ये है 10 लाख रुपए।
ठीक है जी। लास्ट ईयर 10 लाख रुपए के थे, अभी मंथन शेयर्स कितने के हो गए? 15 लाख रुपए के। मंथन ये शेयर्स कहाँ जाएंगे? इशू करें सर। देख तो बता, इशू करें रिडम्पशन करें? इक्विटी शेयर रिडम्पशन होते ही नहीं है, इशू ही होते हैं, बढ़ते ही नहीं या सेम मिलेगा। कौन सी एक्टिविटी है जल्दी बताओ? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना जाएंगे? 5 लाख। ठीक है जी। अब ये तो फाइनेंसिंग में 5 लाख जाना है, बट आपको एडजस्टमेंट में बोल देता है कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू करे इन दी रेशियो ऑफ 2:1। ये रेशियो कोई भी हो सकती है, मेरी बुक में भी वहाँ शायद 2:1 लिखा है, तो जरूरी नहीं आपको 2:1 ही मिलेगी। टीएस में भी 2:1 का एग्जाम्पल था, कोई भी रेशियो हो सकती है। कंपनी ने बोनस शेयर्स दिए 2:1 की रेशियो में। सबसे पहले मुझे बताएगी, कौन बताएगा? वंश बताएगा बोनस शेयर्स का, बोनस इशू का मीनिंग। फ्री शेयर्स दिए। कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स दिए, यानी कि कंपनी ने उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं। मेरे पास एक शेयर था, कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया, तो बैठे बैठे 2 शेयर हो गए, बट कंपनी ने मुझसे पैसा कोई नहीं लिया। बात समझ में आ गई? आपको मिले? हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? मिले बोनस इशू आया हमारे पास किस रेशो में? 2:1 में। इसका मतलब है हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर फ्री। ठीक है जी। अब ध्यान से समझेंगे जी अगली बात। हमें नंबर ऑफ शेयर्स भी निकाल सकते हैं, रुपीज में भी निकाल सकते हैं। मैं आपको रुपीज में बता रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरे पास 10 लाख रुपए के शेयर्स थे, हर 2 शेयर के साथ 1 शेयर फ्री। वैसे तो इसकी कैलकुलेशन होती है नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, बट आंसर सेम आएगा, तो मैं आपको डायरेक्टली ही बता रहा हूँ, क्योंकि शेयर मिल रहे हैं ना, ये तो रुपीज है। समझ रहे हैं मेरी बात? रुपीज थोड़ा मिल रहे हैं, शेयर मिल रहे हैं। तो मैं पहले इसको 10 से या 100 से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकालता, फिर ये करता, बट आंसर सेम आएगा, तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। 2:1 हो गया, 2 के साथ 1 फ्री। तो कितने? 5 लाख रुपए के शेयर्स कंपनी ने फ्री दिए, यानी कि कंपनी की बुक्स में शेयर्स 5 लाख रुपए के बढ़ गए। नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए। अगर ये चीज रेशियो चैप्टर में पूछेगा तो कि क्या इफेक्ट हुआ, वह कहा था ना ये डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 है, अगर ये हुआ तो बताओ जी किस रेशियो में इंक्रीज, डिक्रीज, नो फ्लो। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 लाख रुपए के शेयर्स बढ़े, कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। कंपनी के पास से क्या कुछ गया, क्या कुछ कम हुआ? रिजर्व्स। कंपनी के पैसों में फर्क आया? नहीं, ना तो पैसा आया ना पैसा गया। कंपनी के जो प्रॉफिट थे, जो रिजर्व्स थे, वो क्या हो गए? डिक्रीज। ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने यूजेस होते हैं? 5। उसमें से कोई एक यूज बताएगा? राइटिंग ऑफ लॉस और कोई? बोनस इशू, जो यहाँ पे काम आ रहा है हमारा। वो ऐसे भी पूछ सकते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ भी। इसमें क्या कुछ आप बताओ जी, समझ रहे हैं मेरी बात? सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूज थे, उसको तभी यूज कर सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं छेड़ सकते। तो उसमें से एक यूज ये रहा, यानी कि कंपनी का, मैं रेशियो चैप्टर भी बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ साथ साथ, वहां के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इसको रेशियो चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एसपीआर घट गया, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। अगर मैंने एक वर्ड यूज करा था वहां पे इक्विटी, इक्विटी रिमेन सेम, इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। इक्विटी का फॉर्मूला था इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फ़िक्टिशियस एसेट्स। तो इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, रिजर्व एंड सरप्लस घट गया, तो इक्विटी का टोटल वही रहेगा। अगर मैं शेयर रेशियो चैप्टर की बात कर रहा हूँ तो इस चैप्टर में आते हैं। यहाँ तो हमें पैसे के बारे में ही सोचना है, जैसे कि दीपांशु भाई सोचता रहता है, और कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने देखा 5 लाख रुपए के शेयर्स बढ़ गए, 5 लाख रुपए के शेयर्स बढ़ गए। पैसे की कितनी मूवमेंट हुई? 0। तो ये कैश फ्लो में आएगा? नहीं। आएगा ही नहीं। इसका अब ये थ्योरी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया, जो मैंने आंसर भी दे दिया। वो पूछ लेगा कि बचाओ इनफ्लो है, आउटफ्लो है, नो फ्लो है, तो क्या ये नो फ्लो है। कोई परेशानी? पक्का? सभी को कॉन्सेप्ट समझ आ गया? इसी में चेंजेस करो सर ये कैश फ्लो में पोस्ट नहीं होगा मतलब? ना, ये कैश फ्लो में पोस्ट नहीं होगा। अगर इतना ही है तो 5 लाख जाएगा, और अगर ये आ गया तो कैश फ्लो में कहीं पे भी पक्का? अच्छा जी, अगली इंपॉर्टेंट बात। अब हमारे पास, मैंने एक सैंपल पेपर में क्वेश्चन देखा था, किसी बच्चे ने पूछा था, यहाँ पे गिवन है जी एसपीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब आर नहीं लगाते, एसपी लिखते हैं, एसपीआर नहीं लिखते, सीधे सीधे। हाँ, एसपीआर
नहीं, अब सिर्फ एसपी यूज करना, सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ जी बताएंगे। हाँ जी, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम किधर जाएगा? पूरा क्वेश्चन सेम है, कहीं नहीं जाएगा। मैंने आंसर ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया। तेजिंदर बात समझ में आ गई? क्योंकि ये 5 लाख रुपए यूज हुए और ये 5 लाख रुपए वहां चले गए। कंपनी ने यहाँ से पैसा निकाला, शेयर्स फ्री में बांट दिए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो खर्च हुआ उसमें भी पैसे की कोई मूवमेंट नहीं हुई, जो शेयर्स इशू करे उसमें भी पैसे की कोई मूवमेंट नहीं हुई। समझ में आ गई? कोई परेशानी? चले आगे। मैम देख ले, तेरे चेहरे से बड़ा परेशान सा लग रहा है। हाँ देख और ले। अगर ये बढ़ता तो ये एनपीबीटी में जाता और सिक्योरिटी। सॉरी इस बार दोबारा बताएं। मैंने बोला बच्चे 5 लाख रुपए का प्रीमियम घट गया। हमने पढ़ा था कंपनी बोनस शेयर्स देती है, तो फ्री में शेयर्स देती है। तो फ्री मतलब फ्री तो कुछ भी नहीं होता ना दुनिया में, कहीं ना कहीं से तो चार्ज होता ही है अल्टीमेटली। तो इसका पैसा कहाँ से चार्ज हुआ? सिक्योरिटी प्रीमियम से। कंपनी के पास जो बहुत सारा कंपनी ने लोगों को लूट के पैसा इकट्ठा किया हुआ था, वही दोबारा लोगों को फ्री बांट दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम यही होता है ना, महंगा शेयर्स महंगा बेचा, वही दोबारा उस कंपनी ने फ्री में बांट दिया सामान। तो 5 लाख रुपए यहाँ से खर्च हो गए, 5 लाख रुपए यहाँ से बढ़ गए, तो कंपनी की पॉकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। नो फ्लो, नो इनफ्लो, आउटफ्लो। तो आंसर इज नो फ्लो। और ये कैश फ्लो में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ओह इधर देख लो। हाँ जी बात समझ में आ गई? बोल मैम। वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज होता तो फाइनेंसिंग में आएगा। अगर ये एडजस्टमेंट ना होती, जैसे लास्ट ईयर 5 लाख इस साल कुछ भी नहीं है, तो उसका क्या होता? तो भैया आपको कुछ ना कुछ गिवन होता है वहाँ पे। आप उसको सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूज है ना, उन 5 में से कोई ना कोई यूज गिवन होगा आपको, उसके कैंसिल हो जाएगा। हाँ नहीं, बिना उसके नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम फाइनेंसिंग में जाता है। हाँ हाँ जी सुनेंगे प्लीज मुड्डी ऊपर। अगली पॉसिबिलिटी, बोनस वोनस सब कुछ नहीं है। हाँ भाई इधर प्लीज ये। हाँ जी बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। ये 5 लाख कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग में प्लस। और ये कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग में प्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ता है तो फाइनेंसिंग में ही तो जाता है। शेयर्स आपको अभी तो हमने घटने वाली बात की थी, अब तो सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ रहा है ना। लास्ट ईयर कुछ भी नहीं था, अभी 2 लाख है। या लास्ट ईयर आप कुछ भी फिगर कर लो, मान लो 50,000 था। हाँ फाइनेंसिंग में प्लस होगा। बोनस वोनस कुछ नहीं है, मैंने बोनस रद्द तो कर दिया। अब बोनस की बात खत्म हो गई। ये 5 या 4 बार ही तो बोल चुका, आप सुनोगे नहीं तो क्या करोगे? 5 लाख रुपए 5 नहीं बोल सकते हो। ये 5 लाख रुपए कहाँ जाएगा आपका? फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएगा। और ये कहाँ हो जाएगा? फाइनेंसिंग में प्लस। ठीक है जी। सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ेगा तो फाइनेंसिंग में जाएगा। क्यों जाएगा? प्रीमियम आपको कब मिलता है? जब आपने शेयर इशू करे, जब आपने डिवेंचर इशू करे। शेयर इशू करना, डिवेंचर इशू करना कौन सी एक्टिविटी है? तो उसके ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है तो वो भी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। पक्की बात? अगली एडजस्टमेंट पे आ जाओ। हाँ भाई ठीक है जी। क्या बोल रहे हो? लास्ट में जो आपने लिखा है 2 लाख वो पूरे जाएंगे, 50,000 माइनस नहीं होगा? क्यों नहीं हुआ? 150 जाएगा। मैंने पहले डैश लगाया था तो 2 लाख था, अभी तो 150 हुआ ना बच्चे। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक। फाइनेंसिंग में माइनस और उसमें प्लस। हाँ जी अगली एडजस्टमेंट कन्वर्जन। प्रीमियम जो था प्लस होगा माइनस होगा? पड़ोसी से पूछ लो यार, इससे ज्यादा नहीं। सर पड़ोसी देख बुक में माइनस हाँ लिखा, मैंने लिखा प्रीमियम और रिडेम्पशन। ये मैंने प्रीमियम और रिडम्पशन कराया है। तो पड़ोसी से भी माने फिर तुम। हेलो प्रीमियम और रिडम्पशन था ये। मैंने बताया। कोई नहीं, एक दूसरे पे ऐसे ही करते हो, सब महान बंदे बैठे हैं बीच में। हाँ जी प्लीज नेक्स्ट इधर सुनेंगे। अब अगर मेरे पास एडजस्टमेंट में लिखा है ये 2 डाटा गिवन है, सिर्फ हमें ड्रोन बताएगा पहले तो कौन सी चीज कहाँ कहाँ जाएगी जल्दी से। फाइनेंसिंग में जाएगी दोनों प्लस माइनस दोनों प्लस। ऊपर आई प्लस होगी, नाम है ऊपर वाली का कोई? इक्विटी प्लस होगी और डिवेंचर माइनस। ठीक है जी। दोनों फाइनेंसिंग में एक आइटम प्लस हो रही है और दूसरी माइनस।
अच्छा जी, अब एडजस्टमेंट में लिखा है क्या हो गया सर आज? स्कूल गया था फिर स्कूटी से ले गया। क्यों आया? एडजस्टमेंट में होए श्योर नहीं, चेयर ले लो वहां से कहीं पे। एडजस्टमेंट में लिखा है डिबेंचर्स आर रिडीम्ड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर्स। अभी आते हुए गिरा है क्या? लगी है गजारा गजरा छोटे मोटे लगी सब। देखो जी, डिबेंचर्स आर, तो स्कूल क्यों जा रहा है अभी तक? एडमिट कार्ड के लिए साइन करने जाना है, यूनिफॉर्म में थोड़ी जाऊंगा। वो तो मुझे भी पता है, मैं कहा अभी तक क्यों जा रहा है एडमिट कार्ड? सबको सेंटर वेंटर मिल गया होगा नहीं आपको? चलो अभी ये वाली पर्सनल टॉक 5:30 के बाद है, इधर आओ। डिबेंचर्स आर रिडीम्ड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर्स। हाँ जी, इसका आंसर हमें कौन बताएगा? आप किसी आता है? नहीं दोबारा क्वेश्चन। डिबेंचर्स आर रिडीम्ड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर्स। रिया बताएगी, रिया को। कैश का तो कोई फ्लो नहीं है वहाँ से। हाँ ठीक है, तो नो फ्लो है। कैश फ्लो में रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिबेंचर्स 5 देखो जी, वो क्या कह रहे हैं, डिबेंचर्स रिडीम हुए, इधर देखिए डिबेंचर घट रहे हैं, रिडम्पशन पैसे जा रहे हैं। वो कहते हैं कैसे रिडम्पशन हो रही है, उनको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? वो इक्विटी शेयर 5 लाख से बढ़ रहे हैं, ये 5 लाख से मैंने इस भाई से इक्विटी डिबेंचर ले लिए और बदले में इक्विटी शेयर्स, तो ना तो पैसा आया ना पैसा गया। कोई परेशानी नहीं, चले आगे प्रोसीड करें भाई। डन, ये कन्वर्जन समझ में आ गया? सरप्लस की कर ली, ये कर ली। अब आ जाओ प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट पे। भूमि हो गया? हो गए फ्री मैडम? प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट, ये वो एडजस्टमेंट है और डेप्रिसिएशन की जो नॉर्मली हर साल पेपर में होती है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है जी प्रोविजन फॉर टैक्स दस और 15 लास्ट ईयर करंट ईयर। ठीक है जी, क्या करना है जरा बताएंगे इसका? ये बताएगी कशिश।